अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती पर डट गए। नवाज जरदारी किसको आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, कप्तान का इंकिशाफ, और किसको आर्मी चीफ बनाना होगा, कप्तान ने फार्मूला बता दिया। गद्दारों को आर्मी चीफ की तैनाती नहीं करने दूंगा। अमेरिका का आईएमएफ के जरिए सी पैक पर हमला, इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले 7 सवाल जिनका जवाब आज के प्रोग्राम में तलाश करेंगे। नंबर 1, क्या आईएमएफ की जारी होने वाली रिपोर्ट्स और इमरान खान के आईएमएफ मंसूबे पर खदशात दुरुस्त हैं? नंबर 2, क्या आईएमएफ की रिपोर्ट्स में पाकिस्तान में इंतशार के खदशात और सी पैक मंसूबे पर तहफुजात से कप्तान के अलावा जिम्मेदार हल्के भी बाखबर हैं? अगर बाखबर हैं तो सद्देबाब के लिए क्या कर रहे हैं? नंबर 3, इमरान खान की आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से संजीदा इशारे आने वाली सियासत पर क्या असरात मुरतब करेंगे? और नंबर 4, क्या आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वही कुछ कर रहे हैं जिसके इशारे इमरान खान ने अवामी इज्तिमात में दिए? नंबर 5, आर्मी चीफ की शफाफ तैनाती के हवाले से कप्तान के मशवरे को अहमियत दी जाएगी? नंबर 6, क्या सबसे बड़ी अवामी तहरीक की क़यादत करने वाले कप्तान की बातों पर जिम्मेदार हल्के कुछ सोच भी रहे हैं कि नहीं? और नंबर 7, इमरान खान सॉफ्ट इनकलाब और इलेक्शन के ऑप्शंस क्यों दे रहे हैं? लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि साजिश से लेकर गद्दारी तक, करप्शन से लेकर बैड गवर्नेंस तक, महंगाई से लेकर दिवालियापन तक, आईएमएफ के खतरनाक जाल से लेकर आर्मी चीफ की तैनाती जैसे हसास इशू तक इमरान खान ने कौम को लम्हा बलम्हा बाखबर रखा, और यही एक लीडर की पहचान होती है। लेकिन इन तमाम सवालात का जवाब देने से पहले आपको बताएं, आज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी और पूरी कौम को ये फतह जो है मुबारक हो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर इस फतह का ये था कि इधर फैसलाबाद में जलसा हो रहा था, और जब भी क्रिकेट की बात आती है, हमने कल भी ये बात की थी दो टोक के अंदर, कि क्रिकेटिंग नेशंस सब कुछ छोड़कर टीवी के आगे बैठ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी जलसे हमने देखे। इमरान खान साहब जब भी जलसा करते हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद उनके जलसे में आई। आज भी ऐसा ही हुआ। खान साहब ने आज एक पेशन गोई की। क्रिकेट को वो समझते हैं, हालात को ही समझते हैं, और एक बात उन्होंने कही कि इन हालात में पाकिस्तान का जीतना बहुत ही जरूरी है, और जीत कर एक कौम को खुशी मिल सकती है। एक टेंशन का माहौल है, सैलाब ज़दगान के मामलात हमारे सामने हैं, और हर तरफ से पाकिस्तान जो है वो दीवार के साथ लगा दिया गया, इंटरनेशनल सतह पर भी, और हमारे जो अंदरूनी हालात हैं उससे भी यही मंजरकशी जो है वो हमारे सामने आ रही है। खान साहब ने फैसलाबाद के जलसे में क्या पेशन गोई की, और वो पेशन गोई जो है वो दुरुस्त साबित हुई। और फिर खान साहब ने कुछ बातें कही। वो ये कहते हैं कि इसी क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी थी, और ऐन उसी वक्त पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुबई के स्टेडियम में खेल रहा है, और अगर पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है, लड़कों ने जान लगाई, तो यकीनन पाकिस्तान जो है वो जीतेगा। ये पेशन गोई थी, और हमने देखा कि ठीक 4 घंटे बाद पाकिस्तान जीत गया, और इमरान खान की कप्तान की जो पेशन गोई थी वो सच साबित हुई। और अब खान साहब सियासत के मैदान में भी कुछ पेशन गोइयां कर रहे हैं। आपको याद होगा 4 माह पहले खान साहब के ऊपर ये इल्जाम था कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, और हमने फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से बहुत सारी खबरें भी देखी, जो नून लीग ने खास तौर पर इनको टारगेट किया। यहां तक कहा गया कि शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया, आईएसपीआर की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। आर्मी चीफ की तैनाती को मोस्ट कंट्रोवर्शियल बनाया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और उनका यह ख्याल था कि अगर इमरान खान ने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा लिया तो फिर तमाम चीज़ें इनके कंट्रोल में होंगी, इलेक्शन इनके कंट्रोल में होगा, खुफिया रिपोर्ट्स इनके पास जाएंगी, और फिर वो लोग जो पाकिस्तान की सियासत में अभी जिंदा रहना चाहते हैं, शायद उनकी सियासी मौत जो है वो वाक़या हो जाए। आपने बहुत सारे ऐसे बयान देखे होंगे जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कंट्रोवर्शियल फिगर बनाया गया। खान साहब ने पिछले 4 माह के अंदर बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज दिए जिसमें अपनी पोजीशन को क्लियर किया कि मुझसे ये सवाल किया जाता था कि आप आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगाना चाहते हैं। मसला यहां पर यह है कि अब पिछले जो 30 बरसों की अगर सियासत आप उठाकर देखें, नवाज शरीफ साहब ने अपनी मर्जी के आर्मी चीफ लगाए, और इन्हीं आर्मी चीफ जितने भी लगे, इन्होंने ये हुकूमतें जो ख़त्म की, और फिर इनका एक अपना किरदार था। बाजवा साहब को किसने लगाया? नवाज शरीफ साहब ने। और इससे पहले राहील शरीफ साहब को किसने लगाया? फिर इशफाक परवेज़ कियानी साहब हैं। फिर और भी जितने भी पिछले 30 सालों में पाकिस्तान में आर्मी चीफ आए, कहीं ना कहीं वो तमाम लोग जिन्होंने लगाया वो नवाज शरीफ साहब ही थे। और फिर इन आर्मी चीफ ने वो सब कुछ किया
یعنی نواز شریف صاحب کے خلاف بہت کچھ ایسے اقدامات ہوئے، ان کی حکومتوں کو مختلف طریقوں سے رخصت کیا گیا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت کو گرایا گیا، مسئلہ یہاں پر پاناما کا تھا، جسے لوگ بھول جاتے ہیں اور صرف اسے کنٹروورشل فگر اور ایک کنٹروورشل فیصلے کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے کہ کچھ شخصیات ایسی تھی جن کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا عدالتوں کے اندر، اور پھر آرمی چیف کی ایک سپورٹ بھی انہیں حاصل تھی۔ ویورز، خان صاحب نے ان پچھلے 4 ماہ میں، جس کا میں نے حوالہ دیا، متعدد دفعہ یہ بیان دیا کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، نومبر آنا ہے، آرمی چیف کی جب تقرری کا معاملہ آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی، لیکن نون لیگ یہ چاہتی تھی کہ اس تقرری کو کسی طرح کنٹروورشل بنایا جا سکے۔ آپ کو اس سے پہلے بھی یاد ہوگا، آرمی چیف باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن تھی اسے بھی کنٹروورشل بنایا گیا۔ مریم نے یہاں تک کہا کہ اس گناہ میں شامل نہیں ہوں۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہمیں حلفاً کہا گیا اور حلف لے کر کہا گیا، اور میری اتنی اوقات اور میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں یہ فیصلہ کر سکتا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں ہم نے حصہ ڈالنا ہے نہیں ڈالنا، قانون میں چینجز کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ نواز شریف صاحب کے فیصلے تھے۔ یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہوا۔ اب وقت بدل گیا، تاریخیں بدلنے جا رہی ہیں، شخصیات بھی بدل جائیں گی، اور مدعا وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ ہو بھی رہا ہے، کہ آرمی چیف کی تعیناتی، ایکسٹینشن یا تعیناتی، اس کو نواز شریف صاحب، شہباز شریف اور دوسری طرف آصف علی زرداری جو ہیں مل کر اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں، انہوں نے کرپشن کی، ان کے خلاف کیسز تھے، 1100 ارب روپیہ پاکستان کا باہر چلا جاتا ہے منی لانڈرنگ کے ذریعے، ان کے کھاتوں میں، ان کے بینک اکاؤنٹس کے اندر موجود ہے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ قانون چینج کر دیا گیا، اور جو قانون چینج کیا گیا اس کے مطابق اب جزا سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان لوگوں نے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کرنا ہے۔ خان صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کنٹروورشل ڈیسیژن ہے؟ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو آج خان صاحب نے پہلی دفعہ جلسے میں عوام کے سامنے رکھی، اور یہ ایک سیاسی پیشن گوئی ہے جو اس سے پہلے بھی خان صاحب کرتے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا کہ تمام چور ڈاکو میرے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے چونکہ میں نے NRO نہیں دوں گا۔ وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ اب خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بدترین حالات سے نکلنے کے لیے واحد راستہ الیکشن ہے، مگر یہ بدترین شکست سے خوف سے الیکشن سے ڈرتے ہیں۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف زرداری اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے تک الیکشن نہیں چاہتے۔ ڈان لیکس اور میمو گیٹ میں فوج اور ملک سے غداری کرنے والے اب اپنی مرضی کے آرمی چیف کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ دونوں کرپٹ اور غدار اپنی پسند کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں۔ کیا ملکی حالات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے ان 2 لٹیروں سے NOC لینا پڑے گا؟ کپتان نے یہ بھی کہا کہ ایسے محب وطن آرمی چیف سے ڈرتے ہیں جو ان کے راستے میں رکاوٹ بنے، جو لوگ نریندر مودی سے خفیہ ملاقاتیں کریں، جو لوگ میمو گیٹ کے ذریعے اپنی فوج کے خلاف امریکہ کی مدد مانگیں، جو لوگ ڈان لیکس کے ذریعے فوج کو عالمی سطح پر بدنام کریں، کیا ہم انہیں آرمی چیف کی تعیناتی کی اجازت دیں گے؟ اگر یہ آرمی چیف کو تعینات کریں گے تو نہ صرف یہ سیکیورٹی رسک ہوگا بلکہ یہ ملک سے بھی غداری ہوگی۔ کسی صورت ملک کی تقدیر ان کے ہاتھوں میں نہیں دینے دوں گا۔ آرمی چیف وہی ہوگا جو خاص میرٹ پر ہوگا، کسی کی پسند کا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ایک موومنٹ بہت تیزی کے ساتھ اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب سے بھی پوچھا جائے گا، زرداری صاحب سے بھی سوال آپس میں یہ بیٹھ کر کریں گے کہ یار آرمی چیف کس کو لگائیں، چونکہ آرمی چیف پاکستان کے سیاسی ڈھانچے میں اس کا ایک بڑا کردار ہے۔ فیصلے کہاں سے ہوں گے، سپورٹ کس کی ہوگی؟ آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں، ملک کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل منیورنگ، پولیٹیکل فیصلے، جو کچھ ہوتا ہے اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا باقاعدہ ہاتھ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ متعدد دفعہ کہا، تحریک عدم اعتماد نہیں آئی تھی، وہ یہ کہتے رہے، اور اگر تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانا ہے تو یہ نون لیگ کے لوگوں نے کہا کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ کی ضرورت ہوگی، اور اس کے بغیر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ، اور پھر بہت ساری خبریں بھی منظر عام پر آئی، لوگوں نے پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر کہا کہ معیشت بھی صحیح ہو رہی ہے۔ یہ DGISPR کے ریمارک سے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، اس سے پہلے معیشت کیسی تھی، سازش کا ایلیمنٹ موجود ہے، رجیم چینج کے اندر نہیں موجود ہے، یہ تمام باتیں کہی گئی۔ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک بنیادی کردار ہے سیاست سے، جس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیے گا، جب کوئی شخص سینیورٹی سے ہٹ کر تعینات کیا جاتا ہے تو پھر باقی جتنے بھی اوپر لوگ موجود ہوتے ہیں انہیں جبراً اپنا استعفیٰ رینڈر کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ گھر چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اب ایک جونیئر بندے کو آپ نے آرمی چیف لگا دیا تو پھر اب ہمارا جو ہے وہ گزارا نہیں ہوگا، لہٰذا یہ ایک پریسیڈنٹ ہے، ہمیشہ سے اسی طرح ہوتا رہا۔ جب کسی شخص کو نیچے سے اوپر اٹھا کر
आर्मी चीफ लगाया जाता है ना, तो फिर कोई ना कोई एग्रीमेंट तो हुआ होगा ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात भी हुई होगी। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी भी जूनियर मोस्ट को उठाकर लगा देंगे, जनाब मुझे बहुत पसंद है। फिर कहीं ना कहीं एग्रीमेंट होगा, क्या लिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, क्या करोगे और किस तरह से हमारा ख्याल रखोगे, ये तमाम बातें कही जाती हैं। यही पाकिस्तान के अंदर एक रीत है। इसी चीज को खान साहब टारगेट कर रहे हैं कि अगर इनकी मर्जी का आर्मी चीफ लगाया गया तो ये मुल्क के साथ गद्दारी होगी, क्योंकि फिर आपके बहुत सारे फ्रंट्स हैं, इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर स्टेबिलिटी का मामला है। क्योंकि अगर इनकी मर्जी का आर्मी चीफ आ गया तो फिर वो इन्हीं का साथ देगा ना, वो पाकिस्तान का साथ तो नहीं देगा। खान साहब ये बात कर रहे हैं। लिहाजा आर्मी चीफ जिसको भी लगाया जाए वो मेरिट पर होना चाहिए। और फिर इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक ऐसी जमात जिसकी एक बड़ी प्रेजेंस है पाकिस्तान के पार्लियामेंट्स में, हुकूमतों के अंदर, आप उसे किस तरह इग्नोर कर सकते हैं। राजा रियाज साहब अगर आर्मी चीफ की तैनाती में अपना किरदार अदा करेंगे या शहबाज शरीफ साहब करेंगे तो फिर किस किस्म का आर्मी चीफ होगा, उसका फैसला जो है वो कौम फिर खुद कर ले। और अगर आर्मी चीफ इनकी मर्जी का आया तो यकीनन मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाएंगी और फिर कुछ लोगों को खुश करने के लिए अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाकर मकसूद मकासद जो हैं वो हासिल किए जाएंगे। खान साहब ने आज एक दूसरी बड़ी बात इंपॉर्टेंट की है। IMF का टारगेट है पाकिस्तान का CPEC, और ऑब्वियसली अमेरिका टारगेट कर रहा है CPEC को IMF के जरिए। पॉलिसीज ऐसी बनाई जा रही हैं कर्जों के हवाले से, पेमेंट्स की बात जो है मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं, यानी किसी तरह से ठंडी हवा नहीं आ रही और पाकिस्तान को पीछे धकेलने की साजिश इस हुकूमत के साथ मिलकर की जा रही है। आपने पॉलिसीज ऐसी बनाई, पेट्रोलियम की मसनूआत के प्राइसेस भी बढ़ेंगी, बोझ किस पे पड़ेगा, आम आदमी के ऊपर। ये सब कुछ IMF आपसे करवा रहा है। और IMF की रिपोर्ट के हवाले से खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ये कहते हैं कि, और जो कौम को बाखबर किया है कि अपने दौर में IMF के खतरा से आगाह थे, हम उनके प्रोग्राम में शामिल जरूर थे मगर उनकी शराइत पर आवाम पर बोझ नहीं डालते थे। खान साहब ने मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये जो वजीर खजाना है ये बार बार आकर कह रहा है, इसहाक डार ने यहां से लंदन में बैठकर कह दिया कि इमरान खान ने वादा वफा नहीं किया, IMF के साथ जो वादे करते रहे उस पर पूरा नहीं उतरे। भाई IMF से वादे पूरे करने थे कि अपनी कौम को देखते, आम आदमी को देखते। उन्होंने आम आदमी को देखा और खान साहब ने आज अपने जलसे में यही बात कही है। खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई का मजीद तूफान आने वाला है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, इंतशार का शदीद खदशा है, बिजली और दीगर चीज़ें महंगी होंगी और इसका दबाव पाकिस्तान की आवाम पर पड़ेगा। बिजली महंगी कर दो, हर चीज़ ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। बिजली आ भी नहीं रही लेकिन बिल जो हैं वो धड़ाधड़ आ रहे हैं। IMF अब हमारी इक्तिसादी बका के मंसूबे से CPEC की तरफ बढ़ा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपने इस हुकूमत के ऊपर, इस हुकूमत ने, खान साहब की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया कि इन्होंने CPEC बंद कर दिया, लेकिन अब IMF किस तरह CPEC कंट्रोल करेगा? हुकूमत ने किसी तरह CPEC के आगे घुटने टेकने हैं। मिफ्ता इस्माइल खुद कह रहे हैं कि हम कैपेसिटी पेमेंट्स को महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं। IMF ने अपने नए रिपोर्ट में कहा कि CPEC की सरमायाकारी के खतरा साबित हो सकती है। IMF ने चीनी कंपनियों को अदायगियों से CPEC मुआहदे पर नजरसानी से मशरूत कर दी। इमरान खान साहब ये जो बातें अब कर रहे हैं ना, देखें ये सियासी प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि ये, या इसे प्रोफेसी भी आप नहीं कह सकते ना प्रेडिक्शन कह सकते, ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर CPEC को क्यों नहीं होने देता? इसलिए कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, पैसा पाकिस्तान में आएगा, तरक्की होगी, चाइना में तरक्की होगी, हमें भी उसका कुछ फ़ायदा पहुंचेगा, गवादर पोर्ट जो है ऑपरेट हो जाएगी, फिर पैसा पाकिस्तान के अंदर आएगा। तो फिर हम तो गुलाम हुए ना। गुलाम जो है वो फिर अपने फैसले नहीं कर सकते, फैसले कहीं और से हो रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल के जरिए हो रहे हैं, शहबाज शरीफ के जरिए हो रहे हैं, आसिफ अली जरदारी के जरिए हो रहे हैं। और वो जो छोटा बच्चा सियासत के अंदर अभी तिफले मकतब है और वो कहता है कि मैंने खान के मुकाबले में इतने अरब रुपए इकट्ठे कर लिए, उसके जरिए हो रहे हैं। क्या कि पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया जाए। अब IMF अगर ये कहे कि तुमने कर्जों के पैसे और पेमेंट्स नहीं कर रही, तो फिर क्या होगा? CPEC बंद हो जाएगा और इसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को होगा, CPEC अथॉरिटी को होगा। और फिर वो लोग जो खान साहब के ऊपर तनकीद करते रहे कि इन्होंने CPEC बंद कर दिया, अब क्यों खामोश है एहसन इकबाल, बोलते क्यों नहीं है? और फिर रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहता हूं, ये अपनी प्राइवेट महफिलों के अंदर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर लोग नहीं चाहते थे कि CPEC जो है वो चल सके। अगर CPEC नहीं चाहते थे चल सके और इसलिए नवाज शरीफ की हुकूमत को घर भेज दिया गया, तो फिर आप ये बात निजी महफिलों में तो करते हैं, कौम के सामने ये बातें क्यों नहीं करते? आज आप उन्हीं लोगों के साथ बैठकर, अगर ये बात दुरुस्त है, जैसा कि नून लीग के लोग अक्सर निजी महफिलों में ये बात करते हुए नजर आते हैं, तो फिर आप आज उन्हीं लोगों के साथ बैठकर पाकिस्तान की मईशत के जो है वो फैसले कर रहे हैं। व्यूअर्स, 4 जलसों में
खान साहब ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो हैं खान साहब ने ही बनाए थे, लेकिन खान साहब ने इन रिकॉर्डों को जो है अपने तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। आखिर में मैं आपके सामने एक और बात भी रख दूं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि नून लीग के कुछ हल्के ये खबर उड़ा रहे हैं, और लंदन में ये बात मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके पूछी कि शायद नवाज शरीफ से खान साहब रब्ता कर रहे हैं। ये जोक ऑफ द सेंचुरी है। ऐसी कोई खबर आप तक पहुंचे तो इस पे कान मत धरिएगा, क्योंकि इस खबर में कोई हकीकत नहीं है। खान साहब जिनका पूरी की पूरी सियासत इन करप्ट अनासिर को इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना था, जो नवाज शरीफ लंदन में इमरान खान के डर और खौफ से बैठा हुआ है, जो हर रोज़ कोई ना कोई तारीख दिया करता था कि डॉक्टर्स ने आने की इजाज़त दे दी, सितंबर में आएंगे, नवंबर में आएंगे। कोई जवेद लतीफ़ साहब को जगा कर पूछे कि सितंबर भी जनाब शुरू हो चुका है और अगस्त ख़त्म हो गया था, तो नवाज शरीफ साहब कहाँ पर हैं? आपने जुलाई की तारीख दी थी कि पहले हफ्ते में डार साहब चले जाएंगे, क्या हुआ उन तारीखों का? अब खबर ये उड़ाई जा रही है कि नवाज शरीफ से राब्ते में, नवाज शरीफ खुद खौफ में मुब्तला है इमरान खान के और अपनी सियासत को गिन रहा है। क्योंकि अगर इन हालात में नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गए और उधर से अवाम की ताकत इमरान खान के साथ है, याद रखें जब तक अदालतों से कोई फैसला मंतकी अंजाम तक ये पूरी की पूरी सिचुएशन नहीं पहुंचती, लीगल बैटल नहीं पहुंचती, नवाज शरीफ कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। क्योंकि अब इस उम्र के हिस्से में जो मेरी लोगों से बात हुई है वो ये समझते हैं कि अब जेल नहीं जाया जा सकता। व्यूअर्स अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।